Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर फिजिक्स ये टॉपिक स्टडी करेंगे। तो जैसा कि बच्चे आप सभी जानते हो कि फिजिक्स में जो है वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब चीज़ों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट डिफरेंशिएशन, विदाउट इंटीग्रेशन फिजिक्स जो है वो अधूरा है। इसके जितने भी डेरिवेशन है, जितने भी इक्वेशंस है, उनमें आपको डेरिवेशन कहीं ना कहीं पे आपको इंटीग्रेशन, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। तो आज के इस लेक्चर में बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं समझ में आते, तो प्लीज आप उसे कवर करो। तो आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन फॉर फिजिक्स, तो हम फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंस है तो उसे आज हम स्टडी करेंगे। मतलब फिजिक्स के लिए हमें डिफरेंशिएशन कितना पढ़ना चाहिए, मतलब कि फिजिक्स के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ना कितना सफिशिएंट है, आज हम वो डिफरेंशिएशन इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। और उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन में या फिर डिफरेंशिएशन के कोई भी क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जितना इसेंशियल अपने फिजिक्स के लिए है डिफरेंशिएशन, आज हम स्टडी करेंगे। वैसे तो ये तो बहुत वास्ट है, जो जिन बच्चों का मैथ ये सब्जेक्ट है, मतलब पीसीएम ग्रुप है, उनके लिए डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जानते भी होंगे, अगर कोई रिपीटर बच्चा है तो, या फिर कोई डिफरेंशिएशन चैप्टर देख के यहाँ पे आया है तो उन्हें पता होगा कि डिफरेंशिएशन बहुत वास्ट है। बट जितना डिफरेंशिएशन वास्ट है बेटा, उतना ही डिफरेंशिएशन ईजी है। और हमारे फिजिक्स में तो बहुत ईजी है, क्योंकि हमें जो कंसेप्ट पढ़नी है वो कंसेप्ट अगर आपने पढ़ ली तो आज के बाद आपको फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करने को देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ बेटा, अगर आपके मन में इधर उधर के थॉट्स आ रहे हो तो प्लीज थोड़ी देर के लिए वो थॉट्स बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है वो बोर्ड पे रखो, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज बेस ही क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ फॉर्मूलाज आपको मैं पहले समझाऊंगा और उसके बाद उनको अप्लाई कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से 2-3 फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। तो पहला अपना फॉर्मूला है बेटा, ये देखो डी बाई डी एक्स जो है ये डेरिवेशन का साइन है। तो डेरिवेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, अपना ये पहला फॉर्मूला है। डेरिवेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी, डेरिवेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, ये अपना पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेरिवेशन का। ठीक है, वीडियो थोड़ा शॉर्ट होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपको सिंपल डेरिवेशन बताने वाला हूँ, और वो सिंपल डेरिवेशन आपके इक्वेशन सॉल्व करने में, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही इसेंशियल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, पहला फॉर्मूला है डेरिवेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1, जो हमें फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है बेटा डेरिवेशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x। थर्ड है बेटा अपने पास डेरिवेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस साइन x। फोर्थ है बेटा अपना डेरिवेशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e टू द पावर x। और फिफ्थ है बेटा अपने पास डेरिवेशन ऑफ log x, डेरिवेशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। और उसके बाद सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट है बेटा डेरिवेशन ऑफ x ऑफ, सॉरी, डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। और आप एक और फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो, डेरिवेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी डाउट होता है, तो वो भी मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, टीचर जो है इसको इसके साथ रिलेट करके पढ़ाता है, तो बच्चों में इसका भी डाउट होता है कि सर ये कंसेप्ट यहाँ पे आपने अप्लाई करी है, अभी हम इसको अगर ये दूसरा रहा तो क्या करें। तो ये सब चीजें आपको कभी कभी डिस्कस होते वक्त कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। तो इसीलिए मैं फॉर्मूला आपको नहीं है, बट आपके इसेंशियल के लिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो हमारे फिजिक्स के लिए बेटा डेरिवेशन के आपको इतने ही फॉर्मूले, जो मेन फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं
और अगर आप इन फॉर्मूलों को सही तरीके से अप्लाई करना सीख गए तो आपको डेरिवेशन में जिंदगी में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। एक बार इन फॉर्मूलों को बेटा पॉज करके नोट करो। हम वन बाय वन हर एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और फॉर्मूला डिस्कस होने के बाद आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो एक बार इसे पॉज करके नोट करो बेटा। चलो, मैं सभी फॉर्मूलों को अभी इरेज करने वाला हूं। आई होप आपने पॉज करके नोट किया होगा। तो अभी हम पहला फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखो, पहले 5-10 मिनट हम कंसेप्ट को देंगे, उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली उड़ा दोगे। देखो, डेरिवेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हमारी जो क्वांटिटी है x की वो डेरिवेट हो रही है, किसके विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेट हो रही है? x के विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेट हो रही है, मतलब हम इसको ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो, डेरिवेशन भी जब भी डेरिवेशन अप्लाई किया जाता है तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि जिस वेरिएबल से वो डेरिवेट हो रहा है वो वेरिएबल और वो जो अपना वेरिएबल है, अगर ये दो वेरिएबल सेम है तभी डेरिवेशन अप्लाई होता है, नहीं तो डेरिवेशन अप्लाई नहीं होता। पहले ये बात आप ध्यान में रखो। ठीक है, देखो बेटा, ये x है और ये भी x है, मतलब हम इसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो अपने पास एक क्वांटिटी है x टू द पावर 5, तो इसे हमने डेरिवेट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x टू द पावर 5, x टू द पावर n, मतलब वही फॉर्मेट है। तो x टू द पावर 5 को इस फॉर्मेट में कैसे अप्लाई करना है? कुछ नहीं, क्या कहता है ये फॉर्मूला? अगर आपको डेरिवेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू n ये फॉर्मेट दिखता है तो आप पावर को उस वेरिएबल के आगे लिखो और पावर में से 1 माइनस कर दो, दैट्स ऑल। इतना सिंपल अपना डेरिवेशन का फर्स्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर को आगे लिखना है। ठीक है, x को एज इट इज लिखना है, या फिर जो भी वेरिएबल है उसको एज इट इज लिखना है और उसके पावर में से 1 को माइनस कर देना है, दैट्स ऑल। हो गया अपना डेरिवेशन, ये उसका आंसर है बेटा। इतना सिंपल है अपने पहले फॉर्मूले का एप्लीकेशन। मान लो अपने पास ये दूसरा अपने पास प्रॉब्लम है, डेरिवेशन ऑफ y टू द पावर 9 विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी देखो, वेरिएबल से हमें मतलब हम इसे डेरिवेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कहीं जरूरी नहीं कि अगर हम x के, मैंने आपको फॉर्मूला में x लिख के दिया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर चीज को x से ही डेरिवेट करो, तो वेरिएबल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? y, और इसे हमने y के साथ डेरिवेट किया। तो कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि x टू द पावर n का फॉर्मेट है, मतलब वेरिएबल का पावर है। जब भी वेरिएबल का पावर आता है तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा। तो ये y टू द पावर 9 है, क्या करना है? 9 को आगे लिखना है, y एज इट इज लिखना है और 9 में से 1 को माइनस कर देना है। तो 9 में से 1 गया, कितना है बेटा? 8। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में जरा आ रहा हो। मान लो अपने पास ये प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल z टू द पावर -7, तो और ये है डेरिवेशन ऑफ z टू द पावर -7 विथ रिस्पेक्ट टू z। क्या करना है बेटा? कुछ नहीं करना है, पावर को वेरिएबल के सामने लिखना है, वेरिएबल को एज इट इज लिखना है और पावर में से 1 को माइनस कर देना है। तो -7 और -1, तो -7 आगे आएगा, z एज इट इज रहेगा, -7 और -1 क्या होता है बेटा? -8 होता है। ये है अपने फर्स्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन। तो आई होप तुम्हें फर्स्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में अभी आ चुका होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, मान लो अपने पास एक और प्रॉब्लम है, 3t² अपॉन डेरिवेशन ऑफ 3t² विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या है बेटा? डेरिवेशन ऑफ 3t² विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये देखो, अपने पास t वेरिएबल है, ये भी t वेरिएबल है, बट ये 3 जो है 3 नंबर है और नंबर हमेशा कांस्टेंट होते हैं, और कांस्टेंट चीज कभी भी डेरिवेशन के अंदर नहीं रहती, वो चीज डेरिवेशन के बाहर में आती है। कब? अगर वो किसी वेरिएबल को अटैच है तब। आराम से, कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ, डोंट वरी। 3 है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, तो ये जो दो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल सेम है और ये 3t² से अटैच है, मतलब ये जो 3 है ये कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म जब किसी वेरिएबल को अटैच होती है जो सेम वेरिएबल से डेरिवेट हो रहा है,
तब उस केस में हम कांस्टेंट को डेरिवेशन के बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 जो है वो डेरिवेशन के बाहर आएंगे और अंदर रहेगा मेरा dt स्क्वायर अपॉन dt। अभी ये x टू द पावर n के फॉर्मेट में आ गया है, तो क्या करना है, पावर को आगे लिखना है। तो 2 आगे आएगा बट ऑलरेडी 3 आगे है, तो ये 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 3 2 का कितना होता है बेटा, 3 2 का होता है 6 और t एज इट इज लिखना है और पावर में से 1 माइनस करना है। तो इसका आंसर क्या है बेटा, 6 इंटू टी। आई होप तुम्हें ये प्रॉब्लम जरा अभी समझ में आ रहे होंगे। हम जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आज ही के लेक्चर में, तब आपकी ये कंसेप्ट और क्लैरिफाई हो जाएगी। तो आई होप आपको फर्स्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अगर चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। तो ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट था बेटा। अभी जो दूसरा फॉर्मेट है अपना साइन एक्स और कॉस एक्स, ये तो आपको इजीली समझ में आएगा। उसके लिए आपको कोई दूसरी मतलब ज्यादा दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। साइन का डेरिवेशन क्या होता है बेटा, साइन का डेरिवेशन जो है वो cos x होता है। डेरिवेशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज cos x एंड डेरिवेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होता है बेटा sin x। तो ये दो फॉर्मूले जो है अपने ट्रिग्नोमेट्री के फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। साइन का डेरिवेशन cos होता है और cos का डेरिवेशन माइनस साइन होता है। ठीक है, अभी देखो बेटा मैंने आपको थर्ड फॉर्मूला लिख के दिया था, इसको इरेज करता हूं मैं। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला आपको लिख के दिया था बेटा, डेरिवेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको एक्सपोनेंशियल टर्म दिखती है, मतलब क्या, e टू द पावर x, तो अगर आपको कोई एक्सपोनेंशियल टर्म दिखती है तो एक्सपोनेंशियल टर्म को जब भी हम डेरिवेट करते हैं तो उस टर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, डेरिवेशन का उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो डेरिवेशन ऑफ e टू द पावर x जो है वो हमेशा क्या रहता है बेटा, वो हमेशा जो है वो e टू द पावर x ही रहता है। ठीक है, मान अभी मैंने आपको एक और फॉर्मूला लिख के दिया था, डेरिवेशन ऑफ log x, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो log का जो डेरिवेशन होता है वो होता है बेटा 1 अपॉन x। क्या होता है, 1 अपॉन x। तो मान लो अपने पास एक डेरिवेशन या फिर प्रॉब्लम है log 10, ठीक है, log 10x या फिर log 3x, ठीक, log 3x इज इक्वल टू, तो इसका क्या आएगा डेरिवेशन 1 अपॉन 3x। तो ये जो अपना फॉर्मूला था e टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल का था, ये था अपना log x का 1 अपॉन x था, और ये log 3x का क्या है बेटा 1 अपॉन 3x। ठीक है, तो आपको log x का जो फॉर्मूला है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि डेरिवेशन ऑफ log x क्या होता है बेटा 1 अपॉन x, और डेरिवेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है बेटा e टू द पावर x। हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस करना है। साइन और कॉस के भी प्रॉब्लम बनते हैं, तो साइन का सिंपल कंसेप्ट है, साइन का डेरिवेशन कॉस होता है, कॉस का डेरिवेशन साइन होता है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेशन क्या होता है बेटा e टू द पावर x, और log x का डेरिवेशन क्या होता है बेटा 1 अपॉन x। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन ये रहेगा, इसका डेरिवेशन ये रहेगा। तो ये जो सिंपल फॉर्मूले थे जो आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूले भी आपके अभी क्लैरिफाई हो चुके होंगे। अभी मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाने वाला हूं अपने डेरिवेशन के बारे में, मतलब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो बेटा मैंने आपको एक बात अभी आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। तो लेक्चर जो है लास्ट तक देखो बेटा, लेक्चर देखने के बाद आपको कोई भी डेरिवेशन में, कोई भी फिजिक्स के डेरिवेशन में कोई भी क्वेरीज नहीं आएगी। बहुत सिंपल टॉपिक है, आपने इसको बेवजह इसको आपने डिफिकल्ट मान के रखा है, और बेवजह आप इसको डिफिकल्ट समझते हुए आप इससे भाग रहे हो। इससे भागने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी देखो मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट, अपने पास एक प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल डेरिवेशन ऑफ 9y विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको इसका डेरिवेशन फाइंड करना है। तो देखो अभी 9 जो है वो कांस्टेंट है, नंबर है, y जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ बेटा, सॉरी दो डेरिवेशन लिख दिए मैंने। देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, मतलब जो वेरिएबल डिफरेंशिएट कर रहा है वो अलग है, और जो वेरिएबल डिफरेंशिएट हो रहा है वो अलग है। तो जब डिफरेंशिएशन करने वाला वेरिएबल
और डिफरेंशिएट होने वाला वेरिएबल अलग अलग रहते हैं, उस केस में हम इसे कांस्टेंट समझते हैं। 9 को भी कांस्टेंट समझेंगे और इस y को भी कांस्टेंट समझेंगे। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए जो कांस्टेंट टर्म होती है उनका जो डेरिवेशन रहता है बेटा वो हमेशा 0 रहता है। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ रही होगी। कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेशन होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म वो हमेशा 0 होता है। कब कब? जब उसके साथ जो वेरिएबल डिफरेंशिएट कर रहा है अगर वो उसके साथ अटैच नहीं है तो उस केस में चाहे कितनी भी बड़ी टर्म हो, उस बड़ी से बड़ी टर्म का जो डेरिवेशन है वो 0 होता है, क्योंकि हम उस टर्म को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी बेटा। आप तक जो है ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से लेके दिल तक जा रही होगी, आपको इसका फील भी आ रहा होगा। ठीक है, मान लो अपने पास ये, फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ x y z विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 1। अभी x y z तीनों वेरिएबल है, मान लो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, बट इन्हें कौन डेरिवेट कर रहा है? t वेरिएबल डेरिवेट कर रहा है। तो एज अ पॉइंट ऑफ t ये x y और z ये लाइक वेरिएबल नहीं है, तो एज अ पॉइंट ऑफ t इनका जो डेरिवेशन आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ x y z इज इक्वल टू 0 आया। क्यों? क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, ये इससे अलग है, इसका मतलब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट कहलाएंगे। और कांस्टेंट के जो वेरिएबल होते हैं, सॉरी, कांस्टेंट का जो डेरिवेशन होता है बेटा वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी होगी। यहाँ से तुम्हें क्या सीखने को मिला? यहाँ से तुम्हें एक बात सीखने को मिली होगी कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उन कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेशन होता है बेटा वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको एक बात समझाई थी, अभी dx बाय dx मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया था। तो dx बाय dx कैंसिल होगा और उसका आंसर 1 आएगा। अभी आपको इसको ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत। मतलब देखो फॉर एग्जांपल अपने पास एग्जांपल है, डेरिवेशन ऑफ 3y विथ रिस्पेक्ट टू y, ये भी y है ये भी y है, इसका मतलब क्या? हम इसे डेरिवेट कर सकते हैं, बट 3y से अटैच है, मतलब 3 क्या हो गया? 3 कांस्टेंट हो गया और 3 डेरिवेशन के अंदर नहीं रह सकता, 3 डेरिवेशन के बाहर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 3 इंटू dy बाई dy, तो dy गेट्स कैंसिल, आंसर आया बेटा अपना 3। तो ये जो सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी थी, बस इतना ही अपने डेरिवेशन का फिजिक्स में मोस्टली यूज है, मोस्टली हम इसे इतना ही अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उनका एप्लीकेशन आपको समझ में आ चुका होगा। जो फॉर्मूले याद रखने सॉरी बेटा, जो फॉर्मूले आपको याद रखने वो भी आपको अभी समझ में आ चुके होंगे। एक्सक्यूज मी, ठीक है, सॉरी थोड़ा सी खांसी आ गई थी। देखो अभी ये जो है ये हमारा ये कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट है, तुम्हारे दिल से लेकर दिमाग तक कंसेप्ट डिफरेंशिएशन का अभी बैठ गया है बेटा। इससे बाहर फिजिक्स में आपको डेरिवेशन नहीं देखने को मिलेगा और आप चुटकियों में डिफरेंशिएशन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। देखो आज मैंने आपको कंसेप्ट नहीं बताई, क्यों? क्योंकि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो लेक्चर अपना जो चैप्टर शुरू है उसको बाजू में रख के मैंने ये लेक्चर अटेंड किया है। आज हमें डिफरेंशिएशन देखना है, कल हमें इंटीग्रेशन देखना है, इसके अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन देखना है। फिर मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर काइनेमेटिक्स के इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको काइनेमेटिक्स के, जब मैंने आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपको काइनेमेटिक्स के जो एप्लीकेशन है उसी चैप्टर में मैंने आपको बता दिए थे। बट अगर बहुत सारे बच्चों ने वो लेक्चर देखा होगा नहीं देखा होगा वो अलग बात है, बट उसमें मैंने आपको सारी चीजें समझाई हुई है। बट बच्चों का कहना है कि सर उसके लिए आप स्पेशल वीडियो बनाओ, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो इंटीग्रेशन के बाद आएगा। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन कब और कैसे अप्लाई करें, तो वो जो आपकी क्वेरीज है काइनेमेटिक्स की इक्वेशन की वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी आपकी चीजें समझ में आ चुकी है। अभी जो प्रॉब्लम्स बनते हैं डेरिवेशन पे मोस्टली वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखो मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है,
इसी के पहले ये दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं वो भी निपटा देंगे। देखो मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, if the displacement x is equal to 2t square plus 4t minus 82 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 82 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं बेटा वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट आप ये भी जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ये क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे, 3 सेकंड पे पूछिए हमें। तो इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, v इज इक्वल टू dx बाई dt, जो आप सभी जानते हैं। और dx मतलब क्या, x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है बेटा, d बाई dt 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 82। सर आपने तो अभी हमें ये पढ़ाया ही नहीं है, आपने हमें स्पेशल फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करते ये बताया, बट आपने ये थोड़ी बताया। डोंट वरी, अभी ये प्रॉब्लम से आपके ऐसे हजारों प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। बट जो बता रहा हो बेटा वो ध्यान से सुनो और फोकस होके सुनो, ठीक है। देखो अपने पास कितनी टर्म है, 1, 2 और 3 टर्म है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 3 टर्म हो, 3 की जगह 4 टर्म हो सकती है, 5 टर्म हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। बट टर्म कितनी भी हो, हमें क्या करना है, हर एक टर्म को सेपरेट डेरिवेशन अप्लाई करना है। तो ये dx बाई dt है, मतलब डेरिवेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, और x की वैल्यू हमें गिवन है। अगर x की वैल्यू हमें गिवन नहीं होती तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती, क्योंकि ये अननोन वेरिएबल है और ये t के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है उसका, तो t और x अलग अलग है, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, 0। कब, अगर हमें x की वैल्यू पता नहीं तो हमें x की वैल्यू पता है जो कि t के फॉर्मेट में हो, t के फॉर्मेट में लगभग। तो इस केस में आप क्या करोगे बेटा, हर एक टर्म को स्पेशल डेरिवेट अप्लाई करोगे। मतलब 2t स्क्वायर को स्पेशल डेरिवेशन अप्लाई होगा, 4t को अप्लाई स्पेशल अप्लाई होगा, और 82 को भी स्पेशल अप्लाई होगा। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, 2t स्क्वायर को डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, डेरिवेशन ऑफ 2t विथ रिस्पेक्ट टू t, प्लस इसे भी सेपरेटली डेरिवेट अप्लाई करेंगे, डेरिवेशन ऑफ 4t विथ रिस्पेक्ट टू t, और ये डेरिवेशन ऑफ 82 विथ रिस्पेक्ट टू t। ये हो गई अपनी फर्स्ट। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें सेपरेट डेरिवेशन अप्लाई करना है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। अभी देखो अभी हमने पढ़ा है 2 जो है t के साथ वेरिएबल t के साथ अटैच है, और ये t और ये t सेम है, मतलब 2 नंबर होने की वजह से कांस्टेंट होके बाहर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा 2 इंटू dt का स्क्वायर अपॉन dt, प्लस 4 भी बाहर आएगा बेटा, अंदर क्या रहेगा बेटा, dt अपॉन dt। और आप सभी जानते हैं यहाँ पर t है बट ऊपर t है ही नहीं, और ये 82 है, और 82 कांस्टेंट टर्म है, और जब भी को हमें कांस्टेंट टर्म दिखती है तो कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चा वो 0 होता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, डायरेक्टली 0। ये dt गेट्स कैंसिल, इसका ये जो है हमारे फर्स्ट फॉर्मूले के फॉर्मेट में t स्क्वायर और ये 2 है, तो ये x टू द पावर n के फॉर्मेट में आया। मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये बता दिया है, तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे करो। क्या करना है, ये जो t है पावर है 2, ये सामने आएगा, आगे ऑलरेडी कौन है, 2 है, तो इस 2 का और इस 2 का क्या होगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये t एज इट इज रहेगा, ठीक है। और t एज इट इज रहने की वजह से ये जो 2 है, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो 2 में से अगर 1 माइनस हुआ तो क्या बेटा, क्या बचा बेटा, 1 बचा, और ये प्लस 4 जैसे का तैसे। तो t का पावर 1 लिखो या मत लिखो, तो 2 टू द 4, 4 इंटू टी प्लस 4, और हमें t की वैल्यू गिवन है। क्या है t की वैल्यू, t की वैल्यू 3 है। यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, तो 4 3 जा 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी है, तो 3 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी रहेगी 3 सेकंड पे वो रहेगी बेटा 16 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक और क्वेश्चन मैं इसका कवर करूंगा, पहले इसे आप पॉज करके नोट करो। चलो हो गया।
बस कंसेप्ट को पकड़ना है बेटा, प्रॉब्लम तो बस कोई भी करेगा, बस हमें कंसेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। कंसेप्ट को पकड़ने के बाद हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी सभी बच्चों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। 12th में आपने पढ़ा है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट आपके समझने के लिए मैं E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी ले रहा हूं, वेयर फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फॉर एग्जांपल अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा 9t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 108, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा क्लिक होना है, अभी आपको वो आराम से इसको सेपरेटली, आराम से आप किसी मतलब उसे सेपरेटली डेरिवेशन अप्लाई करो, उसके बाद सॉल्व करो। ऐसा मत करो डायरेक्टली अभी निपटाओ उसे, ज्यादा हमें इसमें टाइम पास नहीं करना है। क्या करेंगे हम जानते हैं कि 4 टर्म है, तो 4 टर्म को क्या लगेगा बेटा, डेरिवेशन लगेगा। और ये 108 हमें दिख रहा है, इसके साथ कोई भी टी नहीं है, तो क्या होगा, इसका वेरिएबल, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आएगा। तो आपको 108 लिखना ही नहीं है अभी। अभी देखो टी के साथ कौन है, 2 है, और आप जानते हो कि जब ये टी के साथ डेरिवेट होगा तो वो कैंसिल होगा, तो आपको ये टी भी नहीं लिखना है, या फिर 2 लिखना है, ठीक है। अभी देखो डेरिवेशन ऑफ dt, डेरिवेशन ऑफ 9t क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस डेरिवेशन ऑफ 3t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू d, और ये 2 जैसे कहते हैं। तो आपकी एक स्टेप बच गई यहाँ पे। सभी जानते हैं 9 कॉमन है, बाहर आएगा बेटा। आप सभी जानते हो 3 सामने आएगा क्योंकि x टू द पावर n का फॉर्मेट है, और आप सभी जानते हो कि t ऐसे का तैसा रहेगा और 3 में से 1 माइनस होगा, 2 रहेगा, ठीक है। प्लस 3 सामने आएंगे, 2 भी सामने आएंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन होगा, और t ऐसे का तैसा रहेगा और t में से 2 में से 1 माइनस होगा तो t का पावर 1 रहेगा, और ये प्लस 2 एज इट इज। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, स्पीड बढ़ा कर ही इसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो 9 3 जा 27 इंटू टी स्क्वायर, 3 2 जा 6 इंटू टी प्लस 2। जब ये प्रॉपरली सॉल्व होगा तब आप लास्ट में टी की वैल्यू रखोगे बेटा। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू हमें दी नहीं है, फॉर एग्जांपल टी की वैल्यू 2 सेकंड, तो जहां पर आपको टी दिखेगा 2 सेकंड रख दो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 12 प्लस 2, तो 27 4 जा 25 4 जा 100 108, राइट, 108 प्लस 14, 12 प्लस 2 14, ठीक है। और 108 प्लस 14 22, तो 122 मीटर, सॉरी 122 इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, और जब भी आपको अभी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, आई एम 100% श्योर कि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन देखेंगे हम, लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले इसे पॉज करके नोट करो चाहो तो, हो गया। चलो मान लो अपने पास वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई टर्म है, मान लो अपने पास एक टर्म है, एक्स टर्म है अपने पास, या फिर अपने पास वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल। तो अपने पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3t स्क्वायर माइनस 22t प्लस 4, ठीक है, ये अपने पास वेलोसिटी है। और आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है विद इन द टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो आपको विद इन द टाइम 2 सेकंड और 4 सेकंड में आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अभी क्या है, ये 2 सेकंड और 4 सेकंड जो है, तो टाइम 2 से स्टार्ट होगा और 4 पे एंड होगा। तो इस बीच में 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में जो टाइम था, उस टाइम के बीच में आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अभी ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं है, बट इसको जो है लिमिट अप्लाई हुई है कि आपको एक्सेलरेशन बताना है। 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में जो एक्सेलरेशन था वो आपको बताना है। तो मतलब क्या, इसमें टाइम बाउंड हो गया। जब टाइम बाउंड होता है या फिर कोई भी क्वांटिटी बाउंड होती है तो हम उसे लिमिट कहते हैं। यहाँ पर हमें लिमिट दी गई है 2 सेकंड और 4 सेकंड। तो फर्स्ट लिमिट को बोलते हैं हम लोअर लिमिट, और लास्ट को बोलते हैं हम अपर लिमिट। तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल हम जानते हैं कि बेटा डेरिवेशन, सॉरी अगर हम वेलोसिटी को डेरिवेशन अप्लाई करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसे हम क्या करेंगे बेटा, डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, डी बाय डी टी 3t स्क्वायर माइनस 22t प्लस 4। फर्क सिर्फ अभी इतना है कि यहाँ पर अभी लिमिट अप्लाई हुई,
एक होगी 2 सेकंड, दूसरी होगी 4 सेकंड। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आप जानते हैं उसे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद इस तरह से आपको लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अभी देखो बेटा क्या है अपने पास, फॉर एग्जांपल 3t² माइनस 22 प्लस 4, जो अभी हमने पढ़ा वही अप्लाई करना है। सेपरेट सेपरेट डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। आप जानते हो 4 सिंगल है, कट हो जाएगा। आप ये भी जानते हो कि टी भी सिंगल है, ये भी कट हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट करेंगे तो ये टी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 22 बचेंगे। अभी बचा क्या अपना 3t², तो d बाय डी टी 3t², ठीक है, माइनस 22, ठीक है, ये रहेगी अपनी लिमिट पहली 2 to 4, और ये रहेगी अपनी 2 to 4, क्योंकि लिमिट जब हम सेपरेटली डेरिवेट करते हैं तब हर एक क्वांटिटी को जो लिमिट है वो भी सेपरेटली अप्लाई की जाती है। अभी देखो मैंने यहाँ पर आपका टाइम बचाने की आपको जो ट्रिक है वो कह रहा हूं कि बेटा देखो सभी डेरिवेशन को जानते हैं, बट डेरिवेशन को सॉल्व कैसे करते हैं इसकी भी कुछ ट्रिक्स होती है ना। आपको हर वक्त ऐसे मतलब कंफ्यूज नहीं रहना कि अभी क्या करूं, कंफ्यूज मत हो। जो जानते हो फटाक से वो कर लो। आप जानते हो 4 सिंगल है मतलब कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, या आप ये भी जानते हो कि सिंगल टर्म ये कट जाएगी। ठीक है, अभी देखो इसको आप जानते हो बेटा 3 आगे आएगा, क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंट टर्म है। अभी अंदर क्या रहा, dt² अपॉन dt 2 to 4। अभी यहाँ पे t है ही नहीं तो हम लिमिट अप्लाई कर नहीं सकते, तो 22 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये 22 ये इसका डेरिवेशन हो गया। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर जीरो क्यों नहीं है, ये जीरो इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी डेरिवेशन अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये 22 ये टी कट होने के बाद बचे हैं, तो ये आप जानते हैं कि टी एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेट में आ गया, तो 2 आगे आएगा बेटा, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होगा। टी जैसे का तैसा रहेगा, क्योंकि 2 में से 1 गया, कितने बचे? 1 बचे, तो टी ऐसे ही रहेगा। अभी हमें लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी होगी। ये क्या है बेटा 6। अभी देखो t है, मतलब t को हमने बाउंड किया है, टाइम को हमने बाउंड किया है विद इन द लिमिट 4 सेकंड, सॉरी 2 सेकंड टू 4 सेकंड। तो आपको लिमिट अप्लाई करना मतलब क्या है, जहां पे आपको वेरिएबल दिख रहा है वहां पे आपको लिमिट की वैल्यू रखनी है। तो लिमिट कैसे अप्लाई होती है, तो लिमिट हमेशा अप्लाई होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है बेटा 4, लोअर लिमिट क्या है बेटा 2, और माइनस 22। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 22, तो 6 to the 12 माइनस 22 दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। बट ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये डी एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू निगेटिव में आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको डेरिवेशन ये जो था ये अपनी लिमिट की वैल्यू थी। ठीक है, अभी हमने इसके पहले 2-3 प्रॉब्लम देखे, अभी हमने फार्मूला भी कैसे अप्लाई करते ये देखे। तो बेटा ये थी अपने डेरिवेशन की कंसेप्ट। तो आई होप आपको डेरिवेशन की कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी। अभी आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला है, साइन की डेरिवेशन कॉस, कॉस की डेरिवेशन साइन, e टू द पावर x की डेरिवेशन क्या होती है बेटा e टू द पावर x ही होती है, और log x की डेरिवेशन क्या होती है, log x की डेरिवेशन होती है हमेशा 1/x। बस ये सब चीजें अगर आपने ध्यान में रख ली, मोटी मोटी चीजें, तो आपको डिफरेंशिएशन जो है वो इजीली जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो आई होप आपको आज लेक्चर में बहुत मतलब आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ चुका होगा बेटा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बेटा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।